साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे सीएसआईआर के लिए और अब उसकी ऑफ़िशियली डेट भी आ गई है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी आ गया है। तो फ़ॉर्म को बहुत ही सावधानी के साथ समय रहते भर लीजिएगा। वेबसाइट बहुत अच्छे से चल रही है, लास्ट मोमेंट पे डिले मत करिएगा क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है कि वेबसाइट अच्छे से ना चले तो आपको फ़ॉर्म भरने में कोई समस्या आए। तो इधर बीच जो है वो आप अपने फ़ॉर्म को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से देखते रहिए। बाकी कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीएसआईआर के पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके दिसंबर के पेपर 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और कह रहा है कि एक फिगर दिया गया है जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क है और आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपको पहचानने हैं और आपको ये देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले जो हम बहुत ही बेसिक चीजें समझते हैं कि डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो स्टैंड्स होते हैं। दो स्टैंड में एक स्टैंड पर जो होता है वो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो बहुत ही आसानी के साथ होती जाती है और एक स्टैंड पर टुकड़े टुकड़े फॉर्म में होती रहती है। और ये होती क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक में अगर आप जाएंगे तो पोलैरिटी की मेंटेन करने की वजह से या पोलैरिटी की जो प्रॉब्लम है वो बिगड़े ना, इस वजह से एक स्टैंड की सिंथेसिस जो होती है वो रुक-रुक के की जाती है, तोड़-तोड़ के करते हैं और एक स्टैंड की सिंथेसिस जो होती है वो कंटीन्यूअसली होती रहती है। बाकी इसके लिए ज़्यादा मैं समय यहाँ पे व्यर्थ नहीं करूँगा, तो आप मेरा लेक्चर अवेलेबल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो अगर मैं सिंपल सा अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ, तो मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो पहला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग स्टैंड को, यानी कि कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे लीडिंग स्टैंड मैं इसको बोलूंगा। और ये जो स्टैंड है मेरा, इसको मैं क्या कहूंगा, ये लैगिंग स्टैंड है जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, यानी कि ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट होगा। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले, जो कि हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑप्शंस की तरफ आएंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शंस आपका कैंसिल हो जाएगा। ए आपको यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यानी कि अब आपको ये चूज करना है कि क्या केवल ए सही है या बी और सी में से भी कोई स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो इसमें कह रहा है कि एमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ द फोर्थ, यानी कि इसकी सिंथेसिस जो होती है वो पहले होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। और दूसरे स्टेटमेंट में घुमाया है कि जो आपका सेकंड होगा उसकी सिंथेसिस पहले होगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा अगर आप उस लेक्चर को जाके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप लैगिंग स्ट्रैंड में आते हैं तो जो सिंथेसिस होती है वो आपकी 5 टू 3 के डायरेक्शन में ऐसे-ऐसे टुकड़े-टुकड़े के फॉर्म में होती रहती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जो सिंथेसिस होती है और उसमें जो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो ये फोर्थ की सिंथेसिस पहले होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर सेकंड की होगी। अमूमन क्या होगा कि आप ऐसे सोचेंगे ना कि इसमें पहले 2 की हो रही है, फिर थर्ड की हो रही है, फिर फोर्थ की हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाके उस वीडियो में देख लेना। बाकी नए हो और कुछ नहीं जानते हो तो बस आज के बाद से इतना ध्यान रखना कि जब आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करेंगे तो जो आपका इधर की तरफ स्टैंड होगा वो आपकी पहले सिंथेसिस होगी, यानी कि फोर्थ वाला मेरा पहले बनेगा, फिर मेरा थर्ड बनेगा और फिर मेरा सेकंड बनेगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। तो यानी कि इस हिसाब से मेरा बी ऑप्शन जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरा राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा ए और बी होगा, वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन आईडी की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 84 है, आईडी 484 है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 935 है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो बहुत ही गंभीरता के साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा और किस तरीके से सीएसआईआर में दोबारा उसके आसपास के क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज 2-3 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो आपके लिए आई ओपनर होने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करके आप अपने चीजों को बेटर कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जिन बच्चों ने अगर पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो कैसे आपको उसके रिगार्डिंग फायदा होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्यादा नहीं, आपको 2021 या 2022 का क्वेश्चन है, मैं श्योर नहीं हूँ, काफी पहले मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम किया था। तो 2021 या 22 के पेपर में आपको मिल जाएगा और डिट्टो लगभग क्वेश्चन वैसा ही बनाया है। कह रहा है कि लॉन्ग डीएनए स्टैंड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सर्विंग एज ए टेम्पलेट फॉर द लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस की बात की जा रही है। शॉर्ट लाइन जो है वो आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो एट विच पोजीशन अमंग ए बी सी एंड डी वुड डीएनए प्राइमेज एक्ट करेगा, तो यानी कि डीएनए का जो प्राइमेज होगा, जिसको प्राइमर चाहिए होगा, वो आपको कहाँ मिलेगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे जो आपको चाहिए होगा तो इस पोजीशन पे, यानी कि डी पोजीशन पे आपको प्राइमर चाहिए होगा। तो बहुत ही बेसिक कहानी थी। पोलैरिटी को मेंटेन करते हुए आपकी सारी कहानी जो होगी वो आपकी चलेगी।
इस बात को याद रखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की भी सिंथेसिस जो होती है वो आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो यानी कि जो प्राइमेज मेरा एक्ट करेगा वो मेरे डी पोजीशन पे मुझे चाहिए होगा। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो होगी वो आपकी 175 होगा और 700 जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और आप इसके बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप पहला वाला क्वेश्चन से आप यहाँ से ट्रैक कर सकते थे कि किस तरीके से यहाँ पे कहानी आपकी बनती है। तो ये कहानी आपकी हो गई प्राइमेज कहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये बहुत ही दो बेसिक क्वेश्चन जो आसपास के क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए लगाया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका CSIR 2019 में पूछा गया है और उसी के आसपास का क्वेश्चन शायद ये जो है ये आपका 2020 का है या जो भी है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको हो सकता है कि सोचोगे कि यार प्लांट वाले क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, साइक्लिक जीएमपी है, पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता है। बट एक बार ट्राई करते हैं। इसमें क्या रहा है, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एपोप्टोसिस, प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एलियोरन लेयर जो होती है उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, वेरियस फाइटो हार्मोन जो इस सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कह रहा है कि जिब्रेलिक एसिड है जो प्रमोट करता है पीसीडी को और एब्सिसिक एसिड जो है वो पोस्टपोन करता है। तो अगर आप बहुत ही बेसिक चीजों पे अगर आप जाएंगे तो आपको, जब मैंने प्लांट हार्मोन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने खुद आपको वहां पे बहुत डिटेल में हमने थोड़ी बहुत सिग्नलिंग और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर किया है। तो अगर आप प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं बेटा, तो दो तरीके के वहां पे होते हैं। एक या तो आपके ग्रोथ को कराते हैं और एक जो होते हैं वो उस ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो ग्रोथ को कराने वाले हार्मोन्स होते हैं या पॉजिटिव कह लीजिए, वो आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन होता है। लेकिन जो आपके इनहिबिट करते हैं उसमें आपका मोस्टली एथाइलिन आता है और एक आपका एब्सिसिक एसिड आता है। तो यानी कि जैसा कि आपको पता है, एपोप्टोसिस हो या प्रोग्राम सेल डेथ हो, वो चीजें अगर किसी चीज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो यानी कि वो उसके पॉजिटिव तरीके से रोल प्ले कर रही होंगी। तो यानी कि जो मेरा अच्छा हार्मोन है, यानी कि जो मेरा सच्चा हार्मोन है, वो मेरा जिब्रेलिक एसिड है। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कराएगा। बिल्कुल सही बात। तो ए स्टेटमेंट को मैं ट्रू मानूंगा। बी स्टेटमेंट जो है वो एब्सिसिक एसिड पोस्टपोन करता है पीसीडी को। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपका एक तरीके का एब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका एक तरीके का इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो ये एपोप्टोसिस को रोकेगा। तो यानी कि मुझे पूछना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है। तो अगर आप इसके कहानी पर जाएंगे तो यानी कि मैं ए और बी पर अगर श्योर हूं तो ए और बी मुझे एक ही ऑप्शन में रखा हुआ मिल रहा है। मुझे ज्यादा अब सोचने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यानी कि आप देख सकते हैं 1000 ये क्वेश्चन की आईडी है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 999 है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। आपको साइक्लिक जीएमपी नहीं पता है, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड पता है नहीं पता है, बट आपने दो बेसिक इंफॉर्मेशन से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, बस आपको इतना पता था कौन सा आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है और कौन सा आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। कहानी समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को 2020 में किस तरीके से फ्रेम किया है वो भी आप देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नोन टू बी इन्वॉल्व इन पोस्टपोनिंग प्रोग्राम सेल डेथ। वही लाइन को उठाया है, इन द सीरर एल्यूरन अंटिल एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन इज कंप्लीट। थोड़ा सा वर्ड की मॉडिफिकेशन किया, बट यहां से अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये वही क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर है जो इसके पोस्टपोन कर रहा है, यानी कि इनहिबिट कर रहा है। तो यानी कि जिब्रेलिक एसिड मेरा एक्टिवेट कर रहा था, एब्सिसिक एसिड जो होगा वो मेरा इसको पोस्टपोन करेगा। तो यानी कि जो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ये आपका 440 आईडी है, 758 जो है वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि मेरा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चंस को पिक करने हैं, अपने नॉलेज पे बिलीव रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीजें पता हो, बट आपके सामने जब ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से रखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको लड़ाई करनी होगी और आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन और है जो कि आपके इसी साल सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत है, इसी साल जो है ये आपके CSIR 2023 में पूछा गया है। इसमें आपका जो डायग्राम है ये आपके क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हालांकि हमने इसको अभी फोटोसिंथेसिस के मेगा रिवीजन में हमने कवर किया था। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ रहा है कि द फॉलोइंग बिलो डिपिक्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड ओवर रेंज ऑफ द वेवलेंथ। और आपको A B C पहचानना है और आप इसको कैसे पहचान सकते थे। हालांकि इनिशियली मैंने इस क्वेश्चन को, जब आपका 2023 का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, जो मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे उस टाइम पर, जब क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज हुआ था, उस टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था। बट अभी रिसेंट में ही जब मैं आपका फोटोसिंथेसिस का आपका मेगा रिवीजन कराने के लिए मैं कंटेंट देख रहा था तो उसमें मेरी नजर एनसीईआरटी पर गई और एनसीईआरटी पर एक डायग्राम जब मैंने देखा तो वहां पे मेरा मतलब
कलम रुक गया और वो डायग्राम था ये जो मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट किया हुआ है। क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक में जाइएगा, ठीक है? जहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का चैप्टर मिलेगा और वहाँ पे ये आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी वेवलेंथ को उठा के एक डायग्राम बनाया गया है और उसी डायग्राम को एनटीए ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो बेटा। यहाँ पे जो आपका डायग्राम आता है क्लोरोफिल बी जो है वो आपका सबसे ऊपर डायग्राम आपको देखने को मिलता है। बड़ा सा पीक जो है वो आपके क्लोरोफिल बी का है। तो यानी कि ए जो है ये मेरा क्लोरोफिल बी हो जाएगा, यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा जो इधर की तरफ आपका शिफ्टेड है जो कि आपका क्लोरोफिल ए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, तो लगभग लगभग आप उसको बी मान सकते हैं। बी वाला जो पीक आपको मिल रहा है यहाँ पर, जो ये ब्लू लाइन में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको क्लोरोफिल बी मिल रहा है। और सी में यानी कि जो आपको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि 2 बार जो ये पीक आया है, ये आपका क्लोरोफिल मतलब कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं उनके में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन वहां से डिराइव हुआ है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। यानी कि जो इसकी क्वेश्चन आईडी है ये आपका 703603 है और इसका राइट आंसर निकल कर आएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ बेटा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने के लिए ज़रूर एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। जो चैप्टर्स आपके 11th-12th में मैच करते हैं, जैसे आपके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बड़ी बुक से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन छोटी बुक्स भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि एनटीए जो कि आपका पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था है, जो कि नीट का भी पेपर कंडक्ट कराता है, दुनिया भर के पेपर्स कंडक्ट कराते हैं। क्वेश्चंस बायोलॉजी के कहाँ से लेकर आएगा? उसको भी एक लिमिटेड दायरा है जहाँ से उसको क्वेश्चंस उठाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जो आजकल आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से फ्रेम किए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर था। जहाँ पे मैं बार-बार आपको दिखाता रहता हूँ किस तरीके से आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो बहुत लोग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको केवल इसी चैनल के माध्यम से ही आपको ये देखने को मिल रहा है और मैं बार-बार इसको बहुत ही मतलब कह सकते हैं पुख्ते तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अभी भी समय है, अगर आप पुराने जुड़े हैं तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और अगर नए जुड़े हैं तो भी आप इस बात पे विचार करिए और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 2 क्वेश्चन्स हमने समझ लिया। और इसके अलावा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस को समझ लिया और ओकाजाकी फ्रेगमेंट में आपका प्राइमर कहाँ पे आके बाइंड करेगा उस बात को हमने समझ लिया। और उसके अलावा हमने यहाँ पर और क्या क्या देख लिया बेटा, और हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क वाली स्टोरी को यहाँ पे समझ लिया है। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी और बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिए। मेक श्योर करिए हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। वहाँ पे हमारे डेली क्विज क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सीधा हमसे संवाद कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।